नमस्कार। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम बी ए पार्ट फर्स्ट के प्रथम पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं और पहली यूनिट चल रही है और लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आज हम तीसरी यूनिट के एक टॉपिक को लेते हैं। दूसरी यूनिट के वीडियोज़ भी आपके साथ दूसरे हमारे कलीग्स हैं उनके द्वारा बनाकर शेयर किए जा रहे हैं। तीसरी यूनिट का टॉपिक है परिस्थितियों भूमिका। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है। तो प्रश्न उठता है कि समाज आखिर किन से मिलकर बना हुआ है। हम सभी जानते हैं कि समाज व्यक्ति से मिलकर बनता है। व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। फिर समाज के कुछ नियम, मूल्य, मानदंड, व्यवस्थाएं होती है और उनके अनुसार फिर व्यक्ति व्यवहार करता है। समाज में जो व्यक्ति, समाज का जो सदस्य है, उसके अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग उसकी भूमिकाएं होती हैं। इन्हीं को सरल शब्दों में हम जो पद और जो काम है, ये जो सरल शब्दावली है, इसको समाजशास्त्रीय शब्दावली में हम परिस्थिति और भूमिका के रूप में काम में लेते हैं। समाज में व्यक्ति का जो भी पद है वह समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति कहलाता है। उस पद के अनुरूप उसका जो काम है, कर्तव्य है, वह जो कार्य करता है, वह उसकी भूमिका है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक समाज में स्थान होता है। वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने उस स्थान और पद के अनुसार अंतर्क्रिया करता है, व्यवहार करता है, उसके अनुसार आचरण करता है, उसके अनुसार उसके अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं और उसके अनुसार वह अपना काम करता है, यानी कि व्यवहार करता है, यानी कि अपनी भूमिका निभाता है। तो सरल शब्दों में परिस्थिति और भूमिका का तात्पर्य यही है कि समाज जो है ये व्यक्तियों से मिलकर बनता है। समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतर्निर्भर हैं, एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करते हैं, दोनों का सह अस्तित्व होता है। और समाज में व्यक्ति का एक जो स्थान होता है उसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उसके अलग अलग पद होते हैं अलग अलग समय के अनुसार, और उन पदों के अनुरूप उसके कर्तव्य होते हैं, उसका व्यवहार होता है, जिसे हम भूमिका कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप छात्र हैं, आप भाई हैं, पुत्र हैं, कोई पिता है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई किसी संस्था का मुख्य है। तो ये जो अलग अलग पद हैं, ये सब परिस्थितियाँ होती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इनको समझने के लिए हम कुछ जो परिभाषाएं हैं उन का विवेचन करना उचित समझते हैं, उन पर चर्चा करना आवश्यक समझते हैं कि समाज वैज्ञानिकों ने इसको किस तरह परिभाषित किया है। जाने माने समाजशास्त्री किंग्सले डेविस हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में परिस्थिति को इस तरह परिभाषित किया है कि परिस्थिति किसी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में किसी पद की सूचक है जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है और जो जनरीतियों और रूढ़ियों से संबद्ध है। यह किंग्सले डेविस की परिभाषा है। इसके अलावा रॉबर्ट बियरस्टीड है, उन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में लिखा है कि परिस्थितियों का व्यवस्थित रूप मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं, इसलिए समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। उन्होंने कहा था कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। इसी तरह ऑगबर्न निमकॉफ है, उन्होंने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि परिस्थिति समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसी तरह एच.एम. जॉनसन है, उनकी पुस्तक सोशियोलॉजी ए सिस्टमेटिक इंट्रोडक्शन, इसमें उन्होंने ये बताया है कि सामाजिक परिस्थिति के दो अंग हैं। एक आभारों से जुड़ा हुआ है, दूसरा अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इनको हम भूमिका और परिस्थिति कहते हैं। तो ये समाज वैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं। राल्फ लिंटन एक जाने माने समाजशास्त्री हैं जिन्होंने परिस्थिति और भूमिका पर
सर्वप्रथम व्यवस्थित विचार किया और इन उदाहरणों के बारे में अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन और द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी में इनका विवेचन किया है। उन्होंने का ये कहना है कि सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को ही हम सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। तो इन परिभाषाओं के विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिस्थिति समाज में किसी पद की सूचक होती है जो समाज द्वारा स्वतः प्रदत्त या व्यक्ति द्वारा अर्जित होता है, जिसके साथ अधिकारों और कर्तव्यों का समुच्चय जुड़ा रहता है। और भूमिका परिस्थिति का ही प्रकार्यात्मक, गत्यात्मक और व्यवहारात्मक पहलू है। यानी सरल शब्दों में परिस्थिति है वो समाज में व्यक्ति को जो पद मिलता है समय के अनुसार उसको बताता है। वो पद या तो समाज द्वारा स्वतः प्रदत्त हो जाता है या वो व्यक्ति अपनी काबिलियत योग्यता से अर्जित करता है, उसी को हम परिस्थिति कहते हैं। उदाहरण के लिए छात्र है, अध्यापक है, पिता है, पुत्र है, मित्र है, भाई है, बहन है, पत्नी है, माता है, ये सब परिस्थितियों के उदाहरण हैं। अब हम चर्चा करते हैं भूमिका। भूमिका का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक समाज में व्यक्ति की कोई न कोई परिस्थिति होती है, समय के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए बालक ये भी परिस्थिति है, युवा ये परिस्थिति है, वृद्ध ये भी परिस्थिति है। तो ये अलग अलग परिस्थितियाँ हैं और इन परिस्थितियों के साथ कुछ कर्तव्य, दायित्व बोध और अधिकार जुड़े हुए रहते हैं। जो दायित्व बोध है उसी को ही हम भूमिका कहते हैं। परिस्थिति और भूमिका ये ट्विन कॉन्सेप्ट है, सह अवधारणाएं हैं, यानी कि दोनों साथ साथ चलती है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, दूसरे के बिना पहले का अस्तित्व नहीं है। तो दोनों परस्पर अंतर्निर्भर है, अंतर संबंधित है, सह अस्तित्व रहता है दोनों को और एक दूसरे की पूरक है। इनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति के आशानुरूप अपेक्षित व्यवहार से हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भूमिका जो है वह परिस्थिति का व्यवहारात्मक, गत्यात्मक और प्रकार्यात्मक पहलू है। डियर स्टूडेंट, यह तो भूमिका की सामान्य चर्चा हुई। अब समाज वैज्ञानिकों ने भूमिका को किस तरह परिभाषित किया है, उनका क्या नज़रिया है, वो क्या कहते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। जाने माने समाज वैज्ञानिक हैं किंग्सले डेविस, उनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी। उसमें उन्होंने लिखा है कि भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। इसी तरह राल्फ लिंटन है, इन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में यह लिखा है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। ऑकबर्न और निमकोप है, उन्होंने अपनी पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में लिखा है कि भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक जो प्रत्याशाएं और जो व्यवहार प्रतिमान है उनका योग है। और इलियट एंड मेरिल ने अपनी पुस्तक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में ये बताया है कि व्यक्ति द्वारा अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति को ही भूमिका कहते हैं। तो इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि भूमिका परिस्थिति के आशानुरूप अपेक्षित व्यवहार है। यह परिस्थिति का व्यवहारात्मक, गत्यात्मक और प्रकार्यात्मक पहलू है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक के रूप में उसकी भूमिका होती है नियमित रूप से कक्षाएं लेना, प्राचार्य द्वारा जो भी कार्य आवंटित होते हैं उनको पूरा करना, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, उनको नियमित रूप से पढ़ाना। छात्र के रूप में आपकी भूमिका है नियमित रूप से कॉलेज आना, नियमित रूप से अध्ययन करना, शिक्षक और माता पिता के जो निर्देश हैं उनका पालन करना। इसी तरह एक डॉक्टर की भूमिका होती है कि जो भी मरीज हैं उनको सही तरीके से जांच पड़ताल करना, सही दवाई देना। पिता के रूप में जो परिस्थिति है तो उसकी भूमिका ये है कि पिता के रूप में अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपना दायित्व निभाना। इसी तरह पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, शिक्षक के रूप में, छात्र के रूप में, दुकानदार के रूप में, ग्राहक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, पुलिसकर्मी के रूप में, प्रशासनिक सेवक के रूप में। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, उनके अनुरूप उनके अपने कर्तव्य हैं, दायित्व हैं,
उनसे अपेक्षित किए जाने वाले व्यवहार हैं, वो जो व्यवहार है उन सबको ही हम भूमिका कहते हैं। अब यहाँ पर चर्चा करनी आवश्यक है कि आखिर परिस्थिति के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। राल्फ लिंटन ने द स्टडी ऑफ मैन ये पुस्तक लिखी थी 1936 में, और इसमें उन्होंने परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है। एक है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरी है अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति का तात्पर्य वे परिस्थितियाँ जो व्यक्ति को समाज में बिना प्रयास के स्वतः ही जन्म के आधार पर प्राप्त हो जाती हैं, जैसे लिंग, स्त्री है, पुरुष है, जाति, धर्म। ये जो परिस्थितियाँ हैं इनका निर्धारण स्वतः ही जन्म के आधार पर हो जाता है। तो प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के जो आधार समाज वैज्ञानिकों ने बताए हैं, उनमें पहला है लिंग भेद यानी स्त्री पुरुष, दूसरा है आयु भेद यानी कि अब शिशु है, बालक है, युवा है, प्रौढ़ है, वृद्ध है। इसी तरह नातेदारी संबंध, आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं स्वतः ही आपके नातेदार बन जाते हैं। आपको वो आप किसी के दोहिते होते हो, किसी के पौत्र होते हो, किसी के पुत्र होते हो, किसी के भांजे होते हो, किसी के भतीजे होते हो या भतीजी होते हो। तो ये जो नातेदारी संबंध है वो स्वतः ही जन्म के आधार पर मिल जाते हैं। तो ये सब प्रदत्त परिस्थितियाँ हैं। इसी तरह परंपरागत आधार पर जैसे हिंदू उत्तराधिकार व्यवस्था में छोटा पुत्र है, वो है जो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह माता पिता की देखभाल करता है। वैसे तो सभी का ही दायित्व होता है, लेकिन ये इस तरह अपने आप ही उसको ये परिस्थिति मिल जाती है। इसी तरह धर्म है, जाति है, ये जो परिस्थितियाँ हैं ये प्रदत्त परिस्थितियाँ होती हैं और व्यक्ति को जन्म के आधार पर बिना प्रयास के स्वतः ही मिल जाती हैं। इनको व्यक्ति स्वयं अपने स्तर पर बदल नहीं पाता है। दूसरी परिस्थिति है अर्जित परिस्थिति। वे परिस्थितियाँ जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता, क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, वो अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती है। जैसे अध्यापक बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रशासनिक अधिकारी बनना, वैज्ञानिक बनना। इन परिस्थितियों के जो आधार हैं वह हैं संपत्ति, इसके आधार पर भी अमीर गरीब इस तरह की परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। दूसरा है व्यवसाय, कौन सा प्रोफेशन वह कर रहा है, वह वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है। तीसरा है शिक्षा, शिक्षा के आधार पर व्यक्ति है जो उसकी अपनी परिस्थितियाँ हैं वो अर्जित करता है। शिक्षित है, अशिक्षित है, शिक्षा भी उच्च शिक्षित है या मध्यम शिक्षित है, उसके आधार पर ऊंचा पद अर्जित करता है, बड़े पद पर पहुंचता है। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं वो उनका एक आधार शिक्षा भी है। चौथा है राजनीतिक शक्ति और पांचवा है विवाह और नातेदारी। विवाह और नातेदारी के आधार पर प्रदत्त परिस्थितियाँ भी निर्धारित होती हैं और अर्जित परिस्थितियाँ भी प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपको विवाह में जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है, तो आप अपनी गुण, योग्यता, क्षमता के आधार पर अपना जीवन साथी तय करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करते हैं। तो ये अर्जित परिस्थितियों के आधार हैं। तो इस तरह जो हम देखते हैं कि राल्फ लिंटन ने परिस्थितियों को प्रदत्त और अर्जित दो भागों में बांटा है और इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। प्रदत्त जो परिस्थिति है वो मुख्य रूप से जैविक है, प्राकृतिक है और ये अपेक्षाकृत स्थायी है। और जो अर्जित परिस्थिति है वो व्यक्तिगत उपलब्धि है, इसमें गतिशीलता रहती है और ये लोकतांत्रिक विकसित देशों में इसका अधिक महत्व है और प्रदत्त परिस्थिति का महत्व आदिम समाज में, प्राचीन समाजों में अधिक है। तो इस तरह प्रदत्त परिस्थिति के ये दो प्रकार हैं और अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर इनके बीच संबंध क्या है। डियर स्टूडेंट, परिस्थिति और भूमिका दोनों समाज की संस्कृति के ही भाग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। परिस्थिति का आविर्भाव वैसे भूमिका से ही होता है और दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। परिस्थिति और भूमिका दोनों सापेक्षिक हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
और सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका सहोदर अवधारणा है, ट्विन कॉन्सेप्ट है, जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को जोड़ते हैं। परिस्थिति और भूमिका के मध्य जो आजकल जो परिस्थितियाँ हैं, उनके परिस्थिति के मद्देनजर इनमें परिवर्तन भी आ रहे हैं, और हम देखते हैं कि परिस्थितियों के अनुरूप ही व्यक्ति की भूमिकाएं तय होती है, और कई बार भूमिकाएं नई भूमिकाओं के आधार पर नवीन परिस्थितियां भी बन जाती हैं। तो परिस्थिति और भूमिकाएं हैं वो समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं हैं, और समाजशास्त्र और समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हमें इन अवधारणाओं को गहराई से समझना होता है, और हर समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परिस्थिति और भूमिका के दृष्टिकोण से विवेचन किया जाना आवश्यक होता है। और किसी भी समाज की जो संरचना है, वो संरचना परिस्थिति और भूमिकाओं से मिलकर ही बनती है। इसलिए समाज का परिस्थिति और भूमिका समाज की संरचना, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक निरंतरता, सामाजिक परिवर्तन उनका बुनियादी आधार है। सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत भी है, वह भी परिस्थिति और भूमिका से जुड़ी हुई है। यहीं से सामाजिक परिवर्तन की बुनियादी स्तर पर शुरुआत होती है। इस तरह परिस्थिति और भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। जहाँ तक समाजशास्त्रीय अध्ययन में इनके महत्व की बात है, तो हम जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में संगठन और संतुलन के लिए परिस्थिति और भूमिका का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह श्रम विभाजन है, सामाजिक नियंत्रण है, समाजीकरण है, और जो मानव की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, इन सब चीज़ों के संदर्भ में भी परिस्थिति और भूमिका का अपना समाजशास्त्रीय महत्व है। भूमिका व्यक्ति के व्यवहार को नियमित, संगठित और संचालित करती है, इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्योंकि आखिर पूरी जो समाज की व्यवस्था है वह उसका जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति का व्यवहार है, बिहेवियर है, यानी कि उसकी परिस्थिति और भूमिका है। ये तो समाज का केंद्र बिंदु है, केंद्रीय तत्व हैं दोनों, और इन्हीं के इर्द गिर्द संपूर्ण समाज की संरचना और व्यवस्था काम करती है। धन्यवाद।